हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका भास्कर भैया एंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भास्कर भैया केमिस्ट्री पर, जिसमें मैं यानी आपके भास्कर भैया आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे बिल्कुल बेसिक्स और एक लॉजिक और एक कंसेप्ट के साथ, ताकि आप अभी 11th और 12th में बढ़िया तरीके से अपना परफॉर्मेंस दे पाओ और साथ ही जब आप जेई और नीट के अपने एग्जाम्स दोगे तो भी आप वहां पर बहुत अच्छे तरीके से अपने मार्क्स ला पाओ। ओके, सो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना। ओके, एंड आज इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा, जिसमें आज जो मेन टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है मेरा परमाणु। ओके, बाकी परमाणु क्या होता है। ओके, तो वैसे अगर बात करें चैप्टर की, तो नाम से वैसे पता चल भी रहा होगा कि जो चैप्टर है परमाणु की संरचना, इसके अंदर हम बेसिकली हम परमाणु क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और साथ ही परमाणु की आंतरिक संरचना कि परमाणु किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, इनके गुण क्या क्या होते हैं, इन सभी बातों में हम पूरा इसमें विस्तार में चैप्टर में पढ़ते हैं। ओके, तो बहुत ही मजा आएगा आपको चैप्टर के अंदर। बस आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है। ओके, एंड जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना आपको आज का क्लास कैसा लगा होगा। एंड साथ ही चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो हम क्या पढ़ेंगे, देखो आज का हमारा मेन टॉपिक है परमाणु के बारे में, हमें जानना है कि परमाणु होता क्या है। ठीक है, लेकिन देखो जैसे मैंने बताया पढ़ेंगे एकदम बेसिक से ही, तो बस आपको ध्यान से सुनना और समझना है। ओके, ठीक है। सो अगर हम बात करें, हम जानते हैं पदार्थ के बारे में। आप सभी ने एक शब्द सुना होगा पदार्थ, है ना। जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने पदार्थ शब्द के बारे में जाना था कि पदार्थ, जिसका हमने दूसरा नाम क्या बोला था, द्रव्य। इसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, है ना। और जिसमें हमने क्या बताया था, पदार्थ या द्रव्य क्या होता है, हमने ये बोला था कि कोई भी एक ऐसी वस्तु जिसके पास दो चीजें होनी चाहिए, और आप सभी लोग जानते हैं कौन सी दो बातें। कोई भी वस्तु जिसके पास द्रव्यमान होता है और जिसके पास आयतन होता है, वो आपके पास वस्तु, उसको पदार्थ कहा जाता है। यानी कोई भी ऐसी वस्तु जिसके पास द्रव्यमान और क्या हो, आपके पास आयतन हो, ठीक है, तो जिसके पास भी दो चीजें पाई जाएंगी उसको क्या बोला जाएगा, पदार्थ, या केमिस्ट्री की भाषा में द्रव्य जिसे कहा जाता है ना। तो द्रव्यमान या आयतन दोनों जिसके पास होंगे वो मेरा पदार्थ होता है। ठीक है, अब देखो हम पदार्थ के बारे में वैसे हमने काफी सारे एग्जांपल्स हम जानते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें ले सकते हो पदार्थ के लिए। जैसे कि अगर हम बात करेंगे सूर्य, जो हमारा सूर्य है, जो हमें हमेशा ऊर्जा देता है, हमें ऊष्मा देता है, प्रकाश देता है, वो सूर्य है, वो भी पदार्थ है ना। अगर मैं बात करूंगा इस मार्कर की जिससे मैं लिख रहा हूँ, ये भी पदार्थ है, इसका भी कुछ ना कुछ वजन होना चाहिए। द्रव्यमान का मतलब क्या है, जो वजन होता है ना, जो किलोग्राम में आप नापते हो, है ना, किलोग्राम या ग्राम के अंदर। जैसे कि ये मार्कर शायद 15 ग्राम का होगा हार्डली, तो ये भी क्या है, द्रव्यमान है। और ये भी मेरे हाथ पे कुछ ना कुछ जगह तो ये भी घेरता ही है, यानी ये भी क्या है, इसका आयतन भी है। ठीक है, तो जिसका द्रव्यमान और आयतन दोनों ही हो उसको हम पदार्थ या द्रव्य कहते हैं, है ना। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो, जैसे कि इंसान, हम खुद में अपनी बात करूं तो मैं भी अपने में पदार्थ हूं। क्यों? क्योंकि मेरा भी कुछ ना कुछ वजन होगा, 50 kg 60 kg। ओके, या और मेरा भी कुछ ना कुछ आयतन है। ठीक है, मैं भी कुछ ना कुछ जगह घेरता हूँ यहाँ पे इस पृथ्वी के ऊपर। सो मेरा भी एक आयतन है, मेरा भी द्रव्यमान है, मतलब मैं भी पदार्थ हूँ। तो जो भी चीज आप देखते हो नॉर्मली, ओके, अपने वातावरण में, वो सभी के सभी पदार्थ ही होते हैं। ठीक है, चाहे वो मार्कर हो, नोटबुक हो, या कपड़े, कुछ भी चीज हो, वो सब आपका पदार्थ होता है। कोशिका पदार्थ होता है ना। अब देखो हम पदार्थ के बारे में ये चीज जानते हैं कि जो पदार्थ होता है वो बहुत ही छोटे छोटे कुछ कणों से मिलकर बना होता है। हमने क्या जानते हैं, हमें जानते हैं कि जो पदार्थ होता है, मतलब उसके अंदर क्या होता है, पदार्थ के अंदर पाए जाते हैं कण। ठीक है, पदार्थ क्या होता है, कणों से मिलकर बना होता है ना। अब जैसे कि मान लो, आप एक एग्जांपल हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मान लो, क्या लो, आप एक कागज ले लो। आपने क्या लिया, आप एक कागज को ले लो। ठीक है, आपने कॉपी का लिया, कॉपी का हमने एक कागज को ले लिया। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि इस कागज को आप ऐसे बीच से यूं फाड़ दो। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, ये कागज अपने से छोटे हिस्से में टूट जाएगा, है ना। यानी क्या होगा, मैं कह रहा हूं कागज को मैं फाड़ दूं, बीच से ऐसे कट कर दूं, तो ऐसे में क्या होगा, कागज का मेरा एक छोटा टुकड़ा मुझे ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मैं क्या बोलता हूँ कि इस कागज को और ज्यादा फाड़ो, यानी कि बीच से और ऐसे कट कर दिया मैंने, तो मुझे क्या मिलेगा, अगेन एक और छोटा टुकड़ा मिल जाएगा। और अगेन कट करूंगा तो फिर मुझे अगेन एक और छोटा टुकड़ा मिल जाएगा। लेकिन अगर यही चीज मान लो मैं रिपीट कर जाऊं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं उस पदार्थ को, उस कागज को और छोटा छोटा करके काटते हुए विभाजित करता जा रहा हूं, जिससे क्या हो रहा है, इस विभाजन से, हर बार विभाजन से ये हो रहा है कि और ज्यादा छोटा होता चला जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं उसे हाथों से अब नहीं फाड़ पाऊंगा और ज्यादा छोटा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब मान लो आप क्या करते हो कि चलो हाथ से नहीं कर पाए, चलो मैं कैंची का यूज कर लिया, आपने कैंची से और छोटा शुरू कर दिया। मान लो कैंची भी फेल हो गई, तो आपके पास चलो कोई एक अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट आएगा और आपने उसकी वजह से और छोटा करना शुरू कर दिया। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि अब आप इस कागज को और ज्यादा छोटा विभाजित नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक स्थिति ऐसी आएगी, और वो जो स्थिति है, तो वो जो सबसे छोटा कण जो बचेगा उस पदार्थ का, उस कागज का, उसी को बोला जाएगा परमाणु।
ओके, यानी परमाणु कैसे कहा जाता है? तो परमाणु कहा जाता है किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसको और ज्यादा विभाजित ना किया जा सके उसको कहा जाता है परमाणु। ओके, यानी कि परमाणु क्या होता है? तो हम ये कह सकते हैं कि परमाणु क्या है? परमाणु होता है पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसे और अधिक विभाजित ना कर सके, जिसे और अधिक विभाजित ना कर सके। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसी को हम कहते हैं परमाणु। ओके, तो ये हमारा बेसिकली परमाणु की परिभाषा होती है। देखो पहले भैया कि अगर आपको चैप्टर समझना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उस चैप्टर का बेसिक जो टॉपिक है, जो मेन हेडिंग है उस चैप्टर की, पहले उस एक एक वर्ड को आपको क्लियर करना चाहिए। ओके, अगर आप चैप्टर की हेडिंग ही क्लियर नहीं करोगे तो चैप्टर का आगे प्रॉब्लम आना ही आना है। ओके, तो बेसिक जो कहते हैं कि बेसिक अच्छा होना चाहिए, वो बेसिक में ये भी चीज काउंट की जाती है कि चैप्टर का नाम, चैप्टर का असली मकसद क्या है, क्या पढ़ रहे हो एग्जैक्टली, वो पता होना पहले जरूरी होता है, और यही बेसिक बनाता है और आगे के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग भी करता है। ओके, सो आई होप सभी को परमाणु वर्ड की डेफिनेशन तो क्लियर हो ही गई होगी कि परमाणु क्या होता है। परमाणु होता है पदार्थ का वो सबसे छोटा कण जिसको और अधिक विभाजित ना किया जा सके किसी भी मशीन से, या कोई भी मशीन आपको पता है उससे आप और विभाजित ना कर पाओ, वो क्या है? वह है परमाणु। वो सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। ठीक है, और परमाणु के बारे में ये जो लाइन कही गई थी, ये एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट के द्वारा कही गई थी और आप सभी लोग उसका नाम जानते भी हैं। कौन है? उनका नाम है जॉन डाल्टन। आपको पता है जॉन डाल्टन सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने परमाणु शब्द के बारे में बताया था। यानी परमाणु का जो कॉन्सेप्ट ये जो है किस साइंटिस्ट के द्वारा किया है? जॉन डाल्टन को। देखो बच्चों ध्यान रखना, केमिस्ट्री के अंदर साइंटिस्ट के नाम याद रखने इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये क्या होता है, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे जेईई नीट के एग्जाम्स होते हैं, तो वहां पर अक्सर ये पूछ जाता है। अगर उनको सीधे सीधा करना है क्या, वो सीधे सीधे पूछेंगे कि परमाणु के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था, और आपको 4 अलग अलग साइंटिस्ट के नाम दे देंगे, अलग अलग नाम जो आपको पता है, नहीं पता, और उनमें से एक नाम जॉन डाल्टन का भी होगा। अब नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन साइंटिस्ट का नाम नहीं सुना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप जानते हो वो नाम आपको पता होना चाहिए, सही आंसर बस। तो सही आंसर पे टिक कर दो, 4 नंबर आपके हो जाते हैं। तो ऐसे इजी क्वेश्चन पे आपके एग्जाम में आते हैं। मैं तो आपको चिंता मत करना, मैं आपको गाइड करता रहूंगा इसके लिए भी कि आप जेईई और नीट के लिए भी प्रिपेयर होते रहो, और कैसे कैसे क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से पूछा जा सकता है उस पर भी हम बातें करते रहेंगे। ओके, सो जैसे यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए बन भी जाता है। ओके, कि परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया? जॉन डाल्टन साइंटिस्ट ने बताया था। ओके, क्लियर? चलिए, तो जॉन डाल्टन ने बेसिकली परमाणु के बारे में बोला था। उन्होंने कहा था कि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है, जो अविभाज्य सबसे छोटा कण जो होता है जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, वो मेरा परमाणु कहलाता है। ओके, अच्छा वैसे बता दो डाल्टन ने परमाणु शब्द पे कैसे आया? तो डाल्टन तो क्योंकि वैसे लाइक फॉरेन का साइंटिस्ट है। ओके, सो डाल्टन ने एक वर्ड बताया था, एक वर्ड है एटोमियो। एक वर्ड क्या है मेरा? एटोमियो एक वर्ड होता है। ठीक है, एक इंग्लिश का वर्ड है, एक इंग्लिश लैंग्वेज में एटोमियो एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है अविभाज्य। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में इसका मतलब होता है अविभाज्य। ओके, मतलब कि जिसको और अधिक विभाजित ना किया जा सके वो अविभाज्य होता है, और छोटे भागों में हम इसे और ना तोड़ पाए वो अविभाज्य। तो एटोमियो वर्ड से डाल्टन ने शब्द उठाया था अपना एटम। ओके, और एटम को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं? एटम को आप कहते हो परमाणु। ओके, और जो बेसिकली आपका चैप्टर का एक्चुअल जो मेन टॉपिक जो हमें पढ़ना है परमाणु की संरचना, तो वो शब्द यहां से आया। ओके, सो आई होप पहले आपको ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया होगा कि परमाणु क्या है और किस शख्स ने, किस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। ओके, सो आप फटाफट एक बार चाहो तो आराम से नोट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है मेरा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। कि हमारा जो जॉन डाल्टन था उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था? तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, कि उन्होंने आखिर परमाणु के बारे में क्या क्या बताया था, क्या क्या थ्योरी दी गई थी। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ओके, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई परमाणु के बारे में एग्जैक्टली डाल्टन ने क्या क्या बातें कही थी। ओके, सो एक बात तो आप अच्छी तरीके से जानते हो क्या, कि डाल्टन ने क्या बोला था कि परमाणु क्या है? पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। ये जॉन डाल्टन ने कहा था। तो एक आपकी जो स्टेटमेंट है, इसकी लाइन अगर बात करें स्टेटमेंट वाइज, तो पहली बात तो क्या होता है? पहली बात तो यह आती है कि किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा सूक्ष्मतम कण, अविभाज्य कण कौन सा है, उसको परमाणु कहा जाता है। पहली चीज तो ये हम लिख सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है।
परमाणु कहलाता है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सिंपल है कि किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण क्या है? परमाणु। ओके, और तो यहाँ पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज को ऐसे अंडरलाइन कर लिया करो या फिर हाईलाइट कर लिया करो, तो आपको पता रहेगा क्या कहाँ पर आपको मेन फोकस रखना है। ओके, और एक बहुत अच्छा तरीका होता है नोट्स बनाने का भी, कि देखो काफी बच्चे कहते हैं कि भैया नोट्स कैसे बनाए, तो नोट्स बनाने का मैं आपको सिंपल तरीका अभी के अभी बता ही देता हूँ फर्स्ट क्लास में अपनी, कि देखो भाई बहुत ही सिंपल है। अगर आपको अच्छे नोट्स बनाने हैं तो जो भी आप लिख रहे हो, ठीक है, उसका जो इंपॉर्टेंट है ना, या तो उसको ऐसे अंडरलाइन कर लिया करो, या और जो डेफिनेशन का जो मेन वर्ड है उसको आप इस तरीके से इन कॉमास के अंदर भी रख सकते हो, जिससे कि आप चीजें हाईलाइट कर पाओगे। देखो हाईलाइट करने के लिए या तो अपने हाईलाइटर का यूज कर लो, हाईलाइटर नहीं है सिंपल इस तरीके से अंडरलाइन कर लो, पता चलेगा कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, फोकस करना। ओके, तो इस तरीके से आप अच्छे नोट्स बना सकते हो। ओके, तो ये तो आपका पहला स्टेटमेंट। दूसरी बात इन्होंने क्या कही थी? दूसरी बात इन्होंने कही थी कि किसी भी परमाणु पदार्थ की बात की जाए, ठीक है, तो किसी पदार्थ की अगर बात की जाएगी तो उसमें जितने भी परमाणु होंगे वो बिल्कुल समान तरीके के होते हैं। ओके, इसका थोड़ा एग्जांपल समझते हैं पहले। तो एक एग्जांपल की बात करते हैं। मान लो जैसे कि एक तरफ क्या बनाता हूं मैं, एक सोने का टुकड़ा ले लेता हूं, सोना, ठीक है, सोना, और एक तरफ मैं ले रहा हूं यहाँ पे चांदी। ओके, मान लो मैंने दो अलग अलग पदार्थ ले लिए, ठीक है, सोना और चांदी। और आप ये भी जानते हो पदार्थ में क्या है, सोना और चांदी, तत्व या यौगिक। तो हम ये बात जानते हैं कि पदार्थ पता है दो कैटेगरी में होते हैं। पदार्थ मेरा अगर शुद्ध अवस्था में अगर देखा जाए तो वो तत्व और यौगिक में विभाजित किया गया, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं ना। तो वहां पर अगर बात करें तो मैं दो तत्व मैंने लिए, एक तो मैंने लिया सोना और एक तो मैंने चांदी। और तत्वों के बारे में क्या जानते हैं? तत्व होता है कि एक ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, उसको तत्व कहा जाता है। और वो तत्व कौन वाला, वो कण भी कौन से? परमाणु, यानी जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो, वही हमारा तत्व है। तो एक तो मैंने सोना ले लिया, एक मैंने लिया चांदी। अब सोने में अगर बात करेंगे तो मान लो इसके परमाणु को मैं ऐसे वर्गाकार आकृति से, ऐसे वर्ग से ऐसे दिखा, एक बॉक्स से मैं प्रदर्शित कर, स्क्वायर से प्रदर्शित कर दी, ठीक है। और चांदी को क्या करूंगा मैं? चांदी को मान लो इसको मैं ट्राइंगल से प्रदर्शित कर रहा हूं, ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? इसका मतलब ये कि देखो, अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि सोने के अंदर देखो ये सारे बॉक्स वाले क्या आपके सोने के परमाणु हैं, ठीक है, और चांदी में जो ट्राइंगल वाले हैं, ये जो त्रिभुज बनाई है, ये त्रिभुज वाले अपने परमाणु कौन से? चांदी के, ठीक है। अब देखो मैं पूछूं आपसे यहाँ पे कि यार सोने के सारे परमाणु एक जैसे होंगे क्या अलग अलग होंगे? यानी अगर मैं इनको नंबरिंग दूं, मान लो मैं इसको देता हूं आपका पहले नंबर वाला परमाणु, इसको मैं बोल दूं सेकंड वाला, इसको मैं बोलूं थर्ड, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो परमाणु हैं सोने के अंदर, ये सभी एक जैसे होंगे कि अलग अलग होंगे? तो आपको क्या लगता है? तो बहुत ही सिंपल बात है, आप यही कहोगे कि भैया अगर देखा जाए तो तीनों ही वर्गाकार हैं, सब एक जैसे दिख रहे हैं, तो बिल्कुल एक जैसे ही होंगे, इनके सभी के गुण एक जैसे रहेंगे। तो बिल्कुल सिंपल बात है। अगर मान लो एक तरफ मैं कहता चांदी के लिए, कि चांदी के लिए मान लो ये आपका फर्स्ट हो गया और ये आपका मान लो सेकंड वाला परमाणु हो गया, ये हो गया आपका थर्ड परमाणु, और मैं आपसे पूछूं कि क्या ये चांदी के जो परमाणु हैं, जो चांदी के अंदर है, वो सभी एक जैसे है कि अलग अलग है? तब यही कहोगे भैया ये कहीं ना कहीं एक जैसी, क्योंकि तीनों ही त्रिभुज है, तीनों एक जैसे गुणों को रखेंगे, है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं किसी भी एक तत्व की बात की जाए तो उस तत्व के अंदर जितने भी परमाणु होते हैं उन सबके गुण क्या रहते हैं? एक जैसे रहते हैं। ओके, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी इसके सभी परमाणु एक जैसे गुणों को रखेंगे, प्रदर्शित करेंगे। चांदी के जितने परमाणु हैं वो सभी एक जैसे गुणों को प्रदर्शित करेंगे। ओके, लेकिन अगर मैं आपसे पूछा, ये एक तरफ है सोना और एक तरफ है चांदी, और मैं पूछूं क्या सोने के परमाणु और चांदी के परमाणु एक जैसे होंगे क्या? मतलब कि एक तरफ मालूम है क्या बोल रहा हूँ, सोने का परमाणु, सोने का परमाणु कैसे दिखाया मैंने? बॉक्स से, है ना। और चांदी के परमाणु को मैं किससे प्रदर्शित कर रहा हूँ? ट्राइंगल से। तो अब मैं पूछूं कि क्या सोने और चांदी के जो परमाणु है, क्या वो एक जैसे गुणों को प्रदर्शित करने चाहिए? क्या उनके गुण एक जैसे होंगे कि अलग अलग होंगे? तब यही कहोगे भैया यहाँ पर जो गुण है वो एकदम अलग अलग हो। क्यों? क्योंकि देखो भाई इसकी आकृति अलग है, इसकी आकृति अलग है, मतलब इसका गुण अलग है और इसका गुण अलग है। बिल्कुल सिंपल बात है। और डाल्टन ने भी बिल्कुल यही सेम सिंपल सी बात को बोला था। उसने हमने सेकंड स्टेटमेंट ये कहा कि अगर मेरे जो तत्व हैं, तो किसी भी एक विशिष्ट तत्व की अगर बात की जाए, जैसे सोने की या चांदी की, किसी पर्टिकुलर तत्व की बात की जाए, तो ऐसे में उस तत्व के जितने भी परमाणु होंगे उन सभी के गुण एक जैसे होते हैं। बस ये उसने कहा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे अलग अलग तत्वों की, तो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये इसने अपने सेकंड नंबर के स्टेटमेंट में कहा था। ओके, तो इसको भी हम लिख लेते हैं फटाफट। ओके, तो उसने क्या बोला? तो ये कहना सेकंड नंबर पे कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के गुण, परमाणुओं के गुण एक समान होते हैं, एक समान होते हैं, परंतु
अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुण अलग अलग होते हैं। ओके, सो ये बात थी जो हमारे डाल्टन ने कही थी, हमने सेकंड नंबर के पॉइंट में कहा था। ओके, सो आई होप दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि बेसिकली परमाणु क्या है, उसकी परिभाषा ही लिखी गई है। एंड सेकंड पॉइंट में परमाणुओं को कंपेयर करके बताया गया है कि एक ही तत्व के जितने परमाणु होंगे वो सभी बिल्कुल एक जैसे होंगे, उनके सारे गुण एक जैसे होंगे। लेकिन अगर हम अलग अलग तत्वों के परमाणु की बात करें तो उनके गुण अलग अलग होंगे। ओके, तो ये वाली बात जो जॉन डाल्टन ने सेकंड पॉइंट में कहा था। ओके, तो फटाफट एक बार इसको नोट कर लो यार। अब बात करते हैं थर्ड नंबर के पॉइंट की। ओके, तो थर्ड नंबर पे डाल्टन ने क्या बोला था? डाल्टन ने बोला कि जो परमाणु होता है ना, उसको ना तो कभी बनाया जा सकता है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। जो परमाणु होता है ना, मतलब उसको आप ना तो कभी बना सकते हो, ना ही कभी नष्ट कर सकते हो, और ना ही किसी परमाणु को आप और ज्यादा छोटे कणों में विभाजित कर सकते हो। ये वाली बात है जो हमारे डाल्टन ने कहा था। तो सिंपल बात है, जिससे हमें पता ही है। तो डाल्टन ने क्या बोला था कि परमाणु को ना तो बना सकते हैं, ना तो बना सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। ना ही किसी भी विधि से, ना ही किसी भी विधि से छोटे कणों में विभाजित कर सकते हैं। ओके, सो ये वाली बात है। इन्होंने क्या बोला? तो डाल्टन ने बोला कि जो परमाणु है ना उसको तो कभी बना पाओगे, ना ही कभी नष्ट कर पाओगे, और इसका मतलब ये भी है कि परमाणु और ज्यादा छोटे कणों में विभाजित नहीं हो सकता। अगर नष्ट करने का मतलब क्या है? नष्ट अगर किसी चीज को करा जाता है उसका मतलब क्या कि हम उसको और ज्यादा छोटा कर रहे होते। जैसे हमने कागज के टुकड़े का एग्जाम्पल लिया था, पापा ने क्या किया था, हम कागज को और छोटा छोटा विभाजित कर पा रहे थे, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ रही थी कि इसको और ज्यादा विभाजित नहीं कर पाए। तो वो जो सबसे छोटा कण जो बच गया वही परमाणु है। यानी परमाणु से छोटा कुछ संभव ही नहीं है। इसका मतलब ये भी हो गया। इसका एक मतलब ये भी निकाल सकता है कि परमाणु से छोटा और कण नहीं हो सकता है। तो डाल्टन ने ये वाली बात भी कही थी। ओके, तो अब परमाणु को ना ही बना सकते हो, ना ही नष्ट कर सकते हो। आप जानते हो ये लाइन कहीं ना कहीं आइंस्टीन के ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, आइंस्टीन ने बिल्कुल ऐसे ही बोला था ना। आइंस्टीन ने क्या बोला था कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। और वही सेम डायलॉग कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट किसने किया है? जॉन डाल्टन ने, कि परमाणु को भी ना तो बना सकते हो, ना ही नष्ट कर सकते हो। ओके, अच्छा एक बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखो एक्सपेरिमेंट, और इससे पहली बार देखो एक्सपेरिमेंट चलते आ रहे हैं तब से अब तक। ओके, केमिस्ट्री अभी से नहीं, बहुत सालों पहले की बनी हुई है, और कुछ नियम तब भी बनाए गए थे। बहुत प्राचीन काल की बात करें तब भी नियम दिए जा चुके थे, है ना। और डाल्टन ने तो परमाणु सिद्धांत कुछ नियमों के बाद दिया था। जो आइंस्टीन ने अपना जो नियम दिया था वो बहुत पहले वो दे चुका था ऑलरेडी, ठीक है। इसके अलावा जो रासायनिक संयोजन के जो नियम थे वो भी पहले दिए जा चुके थे। डाल्टन ने जो अपना नियम दिया वो बहुत बाद में दिया है। ओके, तो डाल्टन ने जब अपना ये सिद्धांत दिया तो उसको इस बात का ध्यान जरूर रखना होगा कि जो नियम पहले दिए जा चुके हैं उनमें से किसी की अवहेलना ना हो। ओके, कि अगर पहले कोई नियम दिया जा चुका है और वो पहले सही मान लिया गया है, तो डाल्टन का सिद्धांत में अगर उस नियम की अवहेलना की गई तो ये सिद्धांत गलत हो जाएगा, ठीक है। तो डाल्टन की जो लाइंस हैं वो आपको कहीं ना कहीं देखने में ऐसी लगेंगी भी कि ये लाइन पहले किसी दूसरे नियम से मैच खा रही होगी। ओके, और ऐसा होगा भी क्योंकि डाल्टन ने पुराने जो नियम दिए जा चुके हैं उनको पालना उससे की है अपने सिद्धांत। ओके, जैसे कि ये वाली लाइन थी जो कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है कहीं ना कहीं, तो ये उसी के आधार पर दिया गया। ओके, तो ये था आपका थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। फोर्थ बात क्या कही थी? फोर्थ बात इसने कहा था, फोर्थ इसने बताया था यौगिक को लेते हुए। इसने यौगिकों के बारे में भी कुछ बताया। इसने कहा कि जो यौगिक होते हैं वो कैसे बनते हैं। इसने बोला कि जो अलग अलग जो तत्व होते हैं जब वो एक निश्चित सरल पूर्ण संख्या अनुपात में जुड़ते हैं तो वो यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इसने क्या बोला? इसने बोला कि यौगिक बनाने के लिए तत्व निश्चित सरल पूर्ण संख्या अनुपात में जुड़ते हैं।
इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अगर तत्व बनाना है, आई मीन यौगिक बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो तत्व होते हैं वो एक निश्चित सरल पूर्ण संख्या अनुपात में जुड़ेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो इस वर्ड पे थोड़ा फोकस करना, निश्चित सरल पूर्ण संख्या अनुपात, इसका मीनिंग क्या है। क्योंकि यहाँ पे काफी बार कंफ्यूजन छोटा सा आ जाता है, तो इसको अभी क्लियर कर लेते हैं एग्जाम्पल से। तो एक सिंपल एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे यौगिक की अगर बात करें, यौगिक में अगर बात करें क्या होता है यौगिक हमारा, यौगिक बेसिकली बनता है कैसे कि जब हमारे एक से ज्यादा तत्व एक जगह पर आ जाए, जैसे कि पानी। पानी की अगर बात करेंगे, पानी मेरा यौगिक में आता है ना, और पानी का फॉर्मूला क्या होता है, सब लोग जानते हो H2O होता है। इसमें क्या होता है मेरे पास, अगर देखो तो यहाँ पे कौन कौन से तत्व है मेरे पास, मैं पूछूं तो एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हमें दिख रहा है कि पानी के अंदर देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, और हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन मेरे पास 1 है ना, क्लियरली दिख रहा होगा H2O। तो भाई 2 तो मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन के पास कोई नंबर नहीं है, मतलब वो ऑटोमेटिकली 1 है। यानी कि यौगिक के अंदर देखें तो हाइड्रोजन तत्व तो 2 है और ऑक्सीजन तत्व 1 है, तो इनकी संख्याओं का अनुपात अगर लिया जाए तो क्या आएगा, आप देख सकते हो संख्याओं का अनुपात क्या है, 2:1। ये तो क्या है कि संख्या का अनुपात है, तो आप देख सकते हो निश्चित सरल पूर्ण संख्याएं हैं और उसका अनुपात है। ओके, तो मतलब ये क्या एक सही यौगिक होगा। तो यौगिक कैसे बनता है, इसमें ये बोला कोई भी यौगिक आप उठा के देख लो, उसमें जितने भी तत्व होंगे वो निश्चित सरल पूर्ण संख्या अनुपात में होंगे। क्योंकि 2 और 1 क्या है, पूर्ण संख्या है, सिंपल बात है, और उनका अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ पर एक ऐसा एग्जांपल जिसको यौगिक में आप काउंट नहीं कर पाओ, जैसे कि आप कभी भी ये नहीं पढ़ोगे कि पानी का फॉर्मूला क्या, आपने कभी ये पढ़ा है H3/2O। क्या आप कभी पानी का फॉर्मूला ये पढ़ोगे, या कभी ऐसा हो गया कि पानी का फॉर्मूला है, कोई भी फॉर्मूला आपने ये पढ़ लिया हो H1.5O। ठीक है, ओके, यहाँ पर अगर देखें, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि तत्वों का अनुपात निकालिए तो क्या होगा, उनकी संख्या का अनुपात आप देख सकते हो यहाँ पर कितना है, ये तो 3/2, और ये अनुपात क्या है, ये मेरे पास 1 है, और या फिर यहाँ पर क्या है 1.5:1। अब देखो आपको पता है कि 3/2 या 1.5 की अगर बात करें 1.5, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये आपकी एक दशमलव वाली संख्या और ये एक भिन्न संख्या है। तो भिन्न संख्या तो अलग चीज होती है ना, पूर्ण संख्या क्या होती है 1 2 3 4 जो होती है ना, जो आपकी वो आपकी पूर्ण संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आपकी दशमलव वाली संख्या या भिन्न संख्या है। तो इस रूप में कभी भी किसी यौगिक का फॉर्मूला नहीं लिखा जा सकता, इसका मतलब ये था। ओके, तो डाल्टन ने जब अपनी जो बात कही थी कि यौगिक बनाने के लिए निश्चित तत्व जो होते हैं वो निश्चित सरल पूर्ण संख्या अनुपात में जुड़ते हैं, मतलब कि वो हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में एक दूसरे से जुड़ेंगे, कभी भी दशमलव के रूप में या भिन्न के रूप में वापस में नहीं जुड़ते हैं। ये वाली बात है जो डाल्टन ने अपने चौथे पॉइंट में कहा था। तो फटाफट एक बार नोट कर लो इसे। बात करते हैं हमारे 5th नंबर के पॉइंट की, जो इसका लास्ट पॉइंट है। 5th ऐसा लास्ट पॉइंट ये बोला था डाल्टन ने कि आपके पास जो परमाणु होते हैं ना, वो असल में क्या है, जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उसमें क्या होगा, परमाणु जो होते हैं वो आपस में संयुक्त हो सकते हैं, विभाजित हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं दूसरे से, या पुनर्व्यवस्थित हो सकते हैं और नए नए यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। ये वाली बात इन्होंने कहा था। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये बोला कि परमाणु जो होता है, कि परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में संयुक्त, अलग अलग या पुनर्व्यवस्थित हो सकता है। तो इन्होंने रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए भी बातें बोली। इसने बोला कि जैसे रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे रासायनिक में पता है क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि एक ऐसा प्रक्रम जिसके द्वारा कोई पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, उसको बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। ओके, तो देखो जैसे कोई डेफिनेशन आ जाती है ऐसे इंपॉर्टेंट और आपको इनकेस याद नहीं रहता तो यार एक नोट का मैं अच्छा तरीका बता देता हूँ। जैसे कोई परिभाषा यहाँ पर आ गई रासायनिक अभिक्रिया की, है ना, अब होने को ये इस टॉपिक से रिलेट तो नहीं करता, लेकिन देखो यहाँ पे एक तरीका आता है क्या कि नोट बनाने का, तो बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे हमने क्या लिया, रासायनिक अभिक्रिया आ गई, तो हमने लिख लिया यहाँ पे एक तरफ रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया हमने लिख लिया, और फिर इसकी परिभाषा ना वहीं की वहीं लिख लो एक बार के लिए। ओके, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि वह प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है।
ठीक है, ये सिंपल क्या अपनी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा होती है कि वह प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए वो क्या मेरी रासायनिक अभिक्रिया। और इसको लिखने के बाद आराम से बस इसको एक बॉक्स में ऐसे बंद कर लिया करो, ठीक है, जिससे कि आपको आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो भी याद रहे और आपको हर एक कंसेप्ट ऑन द स्पॉट क्लियर है कि हाँ भाई हर बार कोई पुराने चैप्टर पे जाना ना पड़े, तो उसी टाइम पे लिख लिया करो। इसका फायदा क्या रहेगा, फायदा ये रहता है कि यार ये डेफिनेशन आगे भी हेल्प करने वाली है, आगे भी काम आएगी, और एग्जाम में भी अगर इसके बारे में पूछा जाता है, जब कुछ ही पूछा जाए आपको पता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे नोट्स अच्छे बनते हैं, ओके, नोट अच्छा बनाने का काफी तरीका होता है, ओके। तो जैसे कि मैं किसी रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ H2 + O2 और आपका क्या बन रहा है, आपका H2O आपका बन रहा है। और थोड़ा इसको संतुलित हम कर लेते हैं, तो संतुलित में मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा और यहाँ पर मैं 2 लगा दूंगा, तो अभिक्रिया भी संतुलित हो जाएगी, है ना। अब इस अभिक्रिया के अंदर हो क्या रहा है, इस अभिक्रिया में हो ही रहा है कि देखो हमारे पास क्या था, पहले हाइड्रोजन के 2 परमाणु थे, है ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। अब होता है कि देखो यहाँ पर होगा इस अभिक्रिया के अंदर ये कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के जो बंध होते हैं, इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है वो एक दूसरे के खत्म होता है। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन को H2 में क्या होता है कि दो हाइड्रोजन है ना, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस तरीके से, ऐसे H लाइन H से, ओके। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये जो बंध है पहले टूटेंगे, मतलब ये परमाणु अलग अलग होंगे, दोनों हाइड्रोजन परमाणु। यहाँ पर ये ऑक्सीजन परमाणु 2 एक साथ एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या मिलेंगे, आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या बनेगा, आपका H2O बनेगा। यानी किसी अभिक्रिया के अंदर होता यही है कि जो परमाणु होते हैं ना, उनके मध्य जो बंध होता है वो टूटता है, ठीक है, या उनके मध्य ऐसी व्यवस्था बनती है कि वो चेंज हो जाते हैं। तो परमाणु आपस में मिल भी सकते हैं, परमाणु अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो कोई पदार्थ टूट भी सकता है ना, तो वो अलग अलग हो सकते हैं परमाणु, या वो पुनर्व्यवस्थित भी हो सकते हैं, ओके। तो ये सारी चीजें क्या है रासायनिक अभिक्रिया के अंदर होती है। तो ये थी जो डाल्टन ने अपने 5वें पॉइंट में कहा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं को भी उसने कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, ओके। सो ये था डाल्टन का 5वां पॉइंट, ओके। सो यार फटाफट एक बार इसको भी नोट कर लो एक बार। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के गुण, यानी कि हमारे जो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, हम इसकी बात करने वाले, ओके। तो बहुत ध्यान से आपको सुनना समझना है, कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाली चीजें जो यहाँ पर आएंगी और आपको अंतर थोड़ा पकड़ना होगा यहाँ पे कि आप कितना समझ रहे हो अच्छे से, ओके। तो पहला गुण तो इसका यही था कि देखो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उसमें अपने टाइम से पहले जो नियम दिए जा चुके, जैसे मैंने बताया था आपको कि रासायनिक संयोजन के जो नियम थे वो पहले दिए जा चुके थे, या आइंस्टीन के ऊर्जा संरक्षण का नियम पहले दिया जा चुका था और डाल्टन का सिद्धांत बाद में दिया गया था। तो डाल्टन को अपने सिद्धांत में इस बात का विशेष ध्यान रखना था कि वो पहले जो नियम दिए जा चुके हैं उनका उल्लंघन ना करे, और ऐसा हुआ भी था। यानी कि इसका पहला गुण यही है अपने अपने सिद्धांत का, क्या कि इस सिद्धांत के द्वारा रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन के नियम, और जैसे कौन कौन से नियम की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको पता ही है, काफी फेमस है ये भी, और ऊर्जा संरक्षण नियम सेम ही आता है ना। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो, जैसे वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या आपका जैसे कि गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम आदि का उल्लंघन नहीं हुआ, उल्लंघन नहीं। तो पहली बात तो ये अच्छी बात थी कि देखो डाल्टन ने अपने टाइम से पहले जो नियम दिए जा चुके थे, जैसे रासायनिक संयोजन के नियम पहले दिए जा चुके थे, तो उसका इसने उल्लंघन नहीं किया। पहला तो एक बहुत बड़ी खासियत थी इसकी, काफी अच्छी बात थी, ओके। एक बात, दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी कि डाल्टन ने एक चीज अच्छी बताई थी कि इसने तत्व और यौगिक के मध्य के अंतर को भी इसने बताया। यानी क्या है दूसरा पॉइंट इसका, कि इस सिद्धांत के द्वारा तत्व तथा यौगिक के मध्य अंतर होता है, ओके। यानी इसने बताया कि तत्व और यौगिक के मध्य क्या अंतर होता है, बेसिकली वो भी इन्होंने काफी अच्छे तरीके से बताया था, ओके। तो ये काफी दो इंपॉर्टेंट बातें थी, क्योंकि वो पता है कि तत्व क्या होता है, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है वो तत्व है, ठीक है। लेकिन यौगिक क्या होता है, जब तत्व संयोग करते हैं तो वो यौगिक बनाते हैं, ओके। ये वाली बात थी, है ना। हालांकि ये बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं क्या,
कि हमारा जो यौगिक एग्जैक्टली क्या होता है उसके बारे में ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, है ना। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान रखना, डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया था, ये आप मानते हैं, लेकिन ध्यान रखना डाल्टन ने अणु के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ध्यान रखना। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए रहता है कि डाल्टन ने किस शब्द के बारे में बताया, परमाणु, अणु, आयन या फिर कोई दूसरा कण बोल देंगे, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना डाल्टन ने केवल परमाणु के बारे में बताया था, डाल्टन अणु के बारे में कुछ नहीं जानता था। तो ये बहुत ही अलग लाइन है यहाँ पे, तो इसके गुण में तो नहीं आएगी लेकिन अलग से स्टार मार्क लगा के आप जरूर रखोगे क्या, कि डाल्टन ने अणु की व्याख्या नहीं की थी, व्याख्या नहीं की थी। और ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसको अलग से आप ऐसे बॉक्स में बंद कर सकते हो और अणु पे ऐसे 2 कॉमा लगा दो, हेडलाइन लगा दो, जो भी करना करो, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखना डाल्टन ने अणु के बारे में कुछ भी नहीं कहा, वो कुछ नहीं जानता था कि अणु क्या होता है। इवन इस शब्द के बारे में भी डाल्टन ने कुछ नहीं कहा था। डाल्टन ने बस इतना बोला कि मैं सिर्फ एक शब्द के बारे में जानता हूं जो है परमाणु, और मैं इसके बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो परमाणु के बारे में इसने बताया था, लेकिन अणु के बारे में ये कुछ नहीं जानता था, इसने कुछ भी नहीं कहा, इसने बस इतना ही कहा जितना इसे परमाणु के बारे में पता चला था। और पहले जो नियम दिए जा चुके थे उसके आधार पर इसने अपना सिद्धांत दिया। ओके, तो पहले ये चीज क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन बनता है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो एक बार इसको भी फटाफट एक बार नोट कर लो जल्दी से। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं क्या क्या थी। ओके बच्चों, देखो एक बात ध्यान रखना कि सिद्धांत दिया गया था, अच्छी बात है, लेकिन हर चीज की कुछ ना कुछ कमी होती ही है, ठीक है। आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर जितने भी सिद्धांत दिए गए ना उसमें कहीं ना कहीं मोस्टली सिद्धांत ऐसे थे जहाँ पे कमियां निकल के आई थी। हालांकि कमियां निकलने का फायदा भी रहता है क्योंकि अगर कमियां निकलेंगी तभी तो हमें सुधार किया जाएगा, है ना। तो यही बात थी। तो डाल्टन ने अपना सिद्धांत दिया था परमाणु को लेते हुए, लेकिन यहाँ पर सिद्धांत के अंदर काफी सारी कमियां भी आई थी। अब एक बार करके चर्चा करेंगे। ओके, और इन कमियों को हालांकि आगे जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने इनको दूर भी किया था, और जिससे हम आज की जो केमिस्ट्री है जो हम पढ़ते हैं उस तक हम पहुंचे। तो बहुत सारे सिद्धांत बीच में दिए जा चुके हैं। ओके, सो पहले हम इसकी थोड़ी कमियां देख लेते हैं। ओके, सो क्या क्या कमियां थी इसकी। तो सबसे पहली कमी तो ये थी कि जो डाल्टन था ना उसने परमाणु के बारे में तो बताया था, लेकिन डाल्टन ने उप परमाणविक कणों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। ओके, तो ये इसकी फर्स्ट कमी थी। क्या थी कि यह उप परमाणविक कण, उप परमाणविक कणों की कोई जानकारी नहीं देता। ओके, पहली कमी। ओके, तो ये इसकी पहली कमी थी कि यह उप परमाणविक कणों की कोई जानकारी नहीं देता है। अब आप एक छोटा सा सवाल आपके पास आएगा कि भैया ये उप परमाणविक कण क्या होते हैं। ओके, अब देखो वर्ड आपको हो सकता है नया लग रहा हो, लेकिन आप सभी लोग इस शब्द के बारे में जानते हो। उप परमाणविक कण पता है, मतलब ये वो कण है, उप परमाणविक कण किसको कहते हैं कि ऐसे कण जो परमाणुओं के अंदर पाए जाते हैं। और कौन से कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 कण होते हैं, है ना। तो ध्यान देना, यहाँ पे छोटा सा एक बॉक्स बना के चाहो तो अलग से लिख सकते हो ऐसे। उप परमाणविक कण क्या होते हैं मेरे? वो कण जो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। कौन से? वे कण जो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं मेरे पास? आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इनके सिंबल मैंने बना दिए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये इनके सिंबल, इनके चिन्ह होते हैं। ओके, चाहो तो लिख भी सकते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और मेरा न्यूट्रॉन, ठीक है। और ये वो कण है जो आपके परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कमी क्या आई, कमी यहाँ पर ये आई। देखो इसका एक्जैक्टली बहुत सारे मीनिंग है इस लाइन का ही। पहली बात तो क्या, पहली बात तो डाल्टन ने क्या बोला था? डाल्टन ने ये तो बोला था ना कि परमाणु सबसे छोटा है और उससे छोटा और कोई कण नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो ध्यान दो, परमाणु के अंदर भी कण पाए जाते हैं। कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सिंपल बात है, अगर परमाणु के अंदर ही कण पाए जाते हैं मतलब कि ये कण परमाणु से भी छोटे होंगे, है ना। सिंपल बात, जैसे हम एक घर के अंदर रहते हैं तो घर का साइज बड़ा होता है, हमारा आकार छोटा है, तभी तो हम घर के अंदर रह पाते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मतलब ये जो कण है इनका आकार परमाणु से भी छोटा है। तो डाल्टन ने जो बोला कि परमाणु सबसे छोटा कण है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। परमाणु से छोटे कण भी पाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। और इससे इसने जो बोला था कि परमाणु अविभाज्य होता है, ऐसा नहीं है। परमाणु को विभाजित किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, क्योंकि वो इनसे मिलकर के बना है।
ओके, तो ये वाली बात थी आपके उप परमाणुविक कणों की। अब डाल्टन के पास तो उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो वो इतना नहीं जानता था, लेकिन ऐसे आगे हम बढ़ते गए तो हमें टेक्नोलॉजी मिलती गई। तो आज के टाइम पे हम जानते हैं कि परमाणु इन 3 कणों से मिलकर बना होता है। तो ये धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी बनती गई, एक्सपेरिमेंट होते गए, तो हमें इनके बारे में और जानकारी मिलती गई। ओके, पर डाल्टन के पास टेक्नोलॉजी की कमी थी, तो वो इतना नहीं जानता था, उसने कुछ भी नहीं कहा था। ओके, लेकिन आज के टाइम पे हम तो जानते ही हैं, है ना। तो ये क्या थी इसकी पहली कमी। ओके, कमी नंबर दूसरी क्या थी, वो ये थी कि जो डाल्टन था ना, उसने समस्थानिक और संभारकों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। ओके, तो दूसरी कमी क्या, एक बार लिख लेते हैं पहले हम। तो ये क्या, ये है समस्थानिक तथा संभारिक के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। ठीक है, अब देखो यहां पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे पास आए, समस्थानिक और संभारिक क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो ये कुछ ऐसा पार्ट है जो हमने वैसे फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, पर एक बार के लिए मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। समस्थानिक किनको कहा जाता है, संभारिक किनको कहा जाता है। तो समस्थानिक ऐसे परमाणु के समूहों को कहा जाता है जिनके लिए परमाणु क्रमांक तो समान होता है, लेकिन परमाणु भार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, वो मेरे समस्थानिक होता है। ओके, यानी कि अगर बात करें समस्थानिक क्या होता है, जैसे कि सिंपल एग्जांपल समझते हैं। तो एग्जांपल की अगर बात करें मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या बोला, जिनके परमाणु क्रमांक तो समान, लेकिन परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न होने चाहिए। ओके, जैसे कि मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन के मेरे 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। अब देखो अगर बात करें किसी तत्व को जब प्रदर्शित किया जाता है, तो आप सभी को पता है कि किसी तत्व को प्रदर्शित करने का तरीका क्या होता है कि इसका जो सिंबल है, जैसे हाइड्रोजन को मैं प्रदर्शित करूंगा, तो हाइड्रोजन के लिए अगर बात करेंगे तो उसका मेन जो उसका सिंबल है वो तो हम बीच में लिख देंगे, और नीचे की तरफ जो नंबर होता है वो हमेशा परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करता है, और ऊपर वाला जो नंबर है वो परमाणु भार को प्रदर्शित करता है ना। आपको याद है कि तत्व प्रदर्शन हम कैसे करते हैं। अगर हम बात करें अपने तत्व प्रदर्शन की, थोड़ा सा मैं यहाँ पे से जोड़ देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट कोई भूल भी गया तो क्लियर रहे। तो तत्व प्रदर्शन के तौर पे हम ये जानते हैं, किसी भी तत्व को कभी भी प्रदर्शित किया जाता है केमिस्ट्री के अंदर। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्या, तत्व का जो सिंबल है वो तो बीच में आता है, उसका जो मेन लेटर है, तो फर्स्ट लेटर वही आ जाता है, और नीचे की तरफ जो नंबर लिखा जाता है वो तत्व का परमाणु क्रमांक होता है, और ऊपर वाला नंबर उसका परमाणु भार होता है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन को आप कैसे प्रदर्शित करते हो, तो हाइड्रोजन तो लिखते हैं बीच में, हाइड्रोजन का H, नीचे की तरफ ये जो नंबर लिखा है ये क्या है मेरा, ये है इसका परमाणु क्रमांक, ये क्या है इसका परमाणु क्रमांक। ओके, ये तो परमाणु क्रमांक हो गया। ठीक है, और ऊपर की तरफ जो नंबर मैंने लिखा है ये क्या है मेरा परमाणु भार, परमाणु भार। ओके, तो अगर बात करें तो यहाँ पे तो मैंने 3 अपने हाइड्रोजन की बातें करी है, तीनों के लिए देखो परमाणु क्रमांक तो सेम है, लेकिन परमाणु भार उनका अलग अलग। ठीक है, यानी ये क्या है, ये है मेरे समस्थानिक। तो परमाणुओं का ऐसा समूह जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग है, वही मेरे क्या है, समस्थानिक कहे जाते हैं। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, अच्छा, किसी को अगर इनकेस कंफ्यूजन है परमाणु क्रमांक या परमाणु भार का, कोई भूल गया हो तो मैं बता देता हूँ परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक कैसे मानो कि जैसे कि आपके पास क्लास होती है ना, आप क्लास में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो टीचर क्या करता है, टीचर हर एक बच्चे को एक रोल नंबर देता है, एक क्रमांक देता है ना, कि आपका जो आपका छात्र क्रमांक जिसको बोलते हो, या स्टूडेंट रोल नंबर जिसको कहा जाता है, वो दिया जाता है कि 1 2 3 ऐसे हर बच्चे को नंबर देते हैं ना। तो वही सेम चीज है, तो तत्वों में भी यही किया गया है, हर तत्व को एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया गया है जिसको बोला जाता है परमाणु क्रमांक। ओके, और हर तत्व का कुछ ना कुछ वजन भी होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल बात है। अगर हम है, हमारा भी तो कुछ ना कुछ वजन होता है ना, क्योंकि हम पदार्थ है, उसी प्रकार से तत्व भी तो पदार्थ ही होता है, उसका भी कुछ ना कुछ वजन होना चाहिए। तो ये ऊपर जो नंबर है, जो परमाणु भार, यानी उस परमाणु का वजन कितना है, तो वो परमाणु भार होता है। ओके, तो ये चीज यहाँ पे दी हुई है। तो हमने 3 अलग अलग तत्वों की बात की, 3 तत्वों की बात की गई है, तीनों का परमाणु क्रमांक तो सेम है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। ओके, तो ऐसे तत्वों को क्या बोलेंगे, समस्थानिक। ओके, और संभारिक किसको बोला जाता है, जैसे नाम से पता, संभारिक जिसका भार समान हो। ओके, यानी इसके एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होगा लेकिन परमाणु भार समान होगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन का एक समस्थानिक ले लेता हूं मैं, इसमें से 1H3 वाला। ठीक है, मैंने ये वाला तत्व उठाया है 1H3, तो वैसे तो हाइड्रोजन का नॉर्मली तो यार 1 वाला होता है, लेकिन 3 भी इसका अस्तित्व करता है। तो 1H3, और एक तरफ मान लो मैं ले लेता हूँ 2He3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिया मैंने, यहाँ पर देखो 2 अलग अलग परमाणु क्रमांक है। यहाँ पर क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, ये नीचे तो क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक।
अगर नीचे तो क्या है मेरा परमाणु क्रमांक हो जाता है, और परमाणु क्रमांक कैसा है मेरा, अलग 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 अलग, ठीक है। लेकिन मैं बात करूं परमाणु भार की, जो ऊपर दिया हुआ है, ये क्या है दोनों का परमाणु भार, और ये क्या है मेरा समान दिया हुआ है, ठीक है। तो जिनका परमाणु भार समान हो वो है मेरे समभारिक, नाम क्या करो, समान भार वाले समभारिक। और समस्थानिक मतलब कि जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, ठीक है, वो समस्थानिक है। हालांकि इसका भी क्या होता है विच्छेद, ऐसे संधि विच्छेद कर सकते हो। समस्थानिक मतलब समान समय समान स्थान पर रखे जाने वाले, ठीक है। अब ये स्थान कौन सा है, वो स्थान रहता है आवर्त सारणी का, जो आगे आएगा धीरे धीरे करके जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आवर्त सारणी की बात यहाँ पे रखी गई है, तो वो हम धीरे धीरे करके जब चैप्टर आएगा तो हम उसमें वो सीखते जाएंगे, ठीक है। तो चिंता मत करना, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए समस्थानिक और संभारिक क्या होता है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा एक बार ध्यान रखना, वैसे ये वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के समस्थानिक अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3, ठीक है। यानी हर एक का परमाणु क्रमांक तो 1 ही रहेगा, क्योंकि भाई हर कोई हाइड्रोजन ही तो है, तो हर एक का रोल नंबर तो फिक्स होना चाहिए 111, लेकिन भाई हर एक का वजन अलग अलग है, बात इतनी सी, ओके। तो यहाँ पर ये चीज है, और ज्यादातर प्रकृति में जो पाया जाता है वो ये वाला पाया जाता है, ये सबसे वाला मेन है जो प्रकृति में पाया जाता है। इससे जब भी हम हाइड्रोजन की बात करते हैं ना, आप 1H1 लिखते होंगे, अब कभी भी नोटिस करना हाइड्रोजन का परमाणु भार कभी भी पूछा जाएगा, आप बोलोगे 1। इसका मतलब ये नहीं कि केवल 1 वाला ही हो, हाइड्रोजन का परमाणु भार 2 भी संभव है, 3 भी संभव है, ये प्रकृति में पाया जाता है, प्योर एक्सपेरिमेंटल खोजा गया है। लेकिन ज्यादातर प्रकृति में कौन मिलता है, करीब 98% की बात करें ना, तो वो ये वाला मिलता है, इसलिए इसी का नाम ज्यादा चलता है, ठीक है। क्लियर सभी को। हालांकि ये दोनों भी अस्तित्व करते हैं, ये देखा गया है, ओके। तो ये चीज है, जिसमें से मैं आपको बता दूं, ये तीसरे नंबर का जो है ना, ये आपका रेडियो एक्टिव होता है। अब तो यहाँ पे कुछ और वर्ड भी आ रहे हैं, तो समझ लो, ओके, क्योंकि आगे भी काम आएगा। रेडियो एक्टिव, ओके। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है, चलो ये भी समझ लो। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ उन पदार्थ को कहा जाता है या उन कणों को कहा जाता है जो स्वयं से ही विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, उनको बोला जाता है रेडियो एक्टिव पदार्थ, ओके। तो यानी अगर बात करेंगे मेरा ये जो हाइड्रोजन है ना, ये 3rd नंबर वाला जो है 1H3, ये क्या है, स्वयं से विकिरणों का उत्सर्जन करता रहता है, इसलिए रेडियो एक्टिव होता है, ओके। और ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, ओके। तो इनके बारे में हम धीरे धीरे करके आगे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे ना, तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, और आगे के चैप्टर्स में अगेन ये टॉपिक आता रहेगा। पर ये इंपॉर्टेंट है कि आपको एटलीस्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ओके। और कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स, जैसे से आगे बढ़ेंगे एग्जांपल्स और बढ़ते चलेंगे, थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसी तरीके से पढ़ा भी जाता है, ओके। तो पर एक बारे में एक चीज करके चलना है, ओके। चलिए, तो आई होप ये सेकंड वाला पॉइंट क्लियर होगा। तो डाल्टन ने इनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कि समस्थानिक हमें क्यों मिल रहे हैं प्रकृति के अंदर, या संभारिक कहां से आ गए, तो इनके बारे में भी कुछ नहीं पता। क्योंकि देखो हमने क्या बोला था, डाल्टन ने यही तो बोला था ना कि अगर एक ही परमाणु होगा, एक ही तत्व का परमाणु होगा, तो उसके सभी के सभी गुण एक जैसे होने चाहिए, मतलब उसका वजन एक जैसा होना चाहिए कहीं ना कहीं, है ना, या उसकी जो रासायनिक अभिक्रिया वो एक जैसे होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर 1H1, 1H2, 1H3, तीनों में देखो हाइड्रोजन, यानी तीनों का परमाणु तो समान है, लेकिन उसी परमाणु के अंदर गुण अलग अलग हो गए। जबकि डाल्टन ने क्या बोला था, एक ही परमाणु के जितने भी गुण होंगे, मतलब एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होंगे, उन सभी के गुण एक जैसे होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो गुण अलग अलग हो गए ना, इसका वजन अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, तो भाई द्रव्यमान उनका वजन अलग अलग कैसे हो सकता है। और इसके अलावा इनकी अभिक्रियाओं करने की जो तरीका होता है वो भी अलग अलग होता है, ओके। तो यानी कि यहाँ पर डाल्टन ने जो बोला था वो तो गलत हो गया। और एक तरफ बात करेंगे यहाँ पर, तो 2 अलग अलग परमाणु हैं, ठीक है, लेकिन इनके जो परमाणु भार है वो समान हो गए। तो डाल्टन ने क्या बोला था, डाल्टन ने ये बोला था कि भाई अगर एक अलग अलग तत्व होंगे तो उनके परमाणुओं के गुण भी अलग अलग होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर इनके गुण एक जैसे आ गए क्योंकि दोनों के परमाणु भार समान आ चुके हैं। तो डाल्टन ने ये जो पॉइंट कहा था वो पूरी तरीके से गलत होता हुआ हमें दिख रहा है, ओके। तो ये था सेकंड नंबर की इसकी जो कमी थी, जो हमें यहाँ पे देख ली है। बात करते हैं तीसरे नंबर की जो कमी थी, कि हमारे पास डाल्टन ने क्या बोला था, डाल्टन ने कहा था कि जब परमाणु जो तत्व हैं, जब वो आपस में मिलेंगे और यौगिक बनाएंगे तो वो सरल निश्चित पूर्ण संख्या अनुपात में जुड़ने चाहिए, है ना। लेकिन देखो आज के टाइम पे ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें कि यौगिक बनाने के लिए, तो इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि यौगिक बनाने के लिए तत्वों का निश्चित सरल पूर्ण संख्या अनुपात में जुड़ना, पूर्ण संख्या अनुपात में जुड़ना आवश्यक नहीं है, आवश्यक
नहीं है। ओके, यानी कि डाल्टन ने क्या बोला था कि भाई परमाणु जब आपस में जुड़ेंगे, तत्व जब आपस में जुड़ते हैं तो वो सरल निश्चित पूर्ण संख्या अनुपात में जुड़ने चाहिए। डाल्टन ने यही बोला था। लेकिन आज के टाइम पे ना ऐसा जरूरी है नहीं। मतलब कि जैसे कुछ एग्जांपल की बात करता हूँ मैं, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक एग्जांपल है Ln 1.7 O3.3। ये एक आपका क्या है, एक तत्वों का, एक यौगिक का मैंने नाम लिखा है। Ln जबकि लेंथेनम होता है, ठीक है। O यानी ऑक्सीजन है। अब ये जो तत्व है ना, ये जो यौगिक अभी मैंने लिखा है यहाँ पे, ये फॉर्मूला, ये यौगिक अस्तित्व करता है। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि क्या ये डाल्टन के अनुसार क्या ये सरल पूर्ण संख्या अनुपात है? तो आप बोलोगे नहीं। अगर देखो लेंथेनम Ln की बात करें, जो कि लेंथेनम होता है, ये है 1.7 और इसका ये है मेरा 3.3। तो ये तो दशमलव संख्याओं में अनुपात हो गया ना। पर इसके हिसाब से डाल्टन के अनुसार तो यार ऐसा यौगिक अस्तित्व नहीं करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये यौगिक अस्तित्व में रहता है। ओके, तो यानी कि जो निश्चित सरल पूर्ण संख्या अनुपात होना चाहिए जो डाल्टन ने कहा था, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, वो ऐसे मतलब वो यौगिक अनुपात ना भी हो तो भी वो चल जाएगा। ठीक है, ऐसे यौगिक भी अस्तित्व में रहते हैं आज के टाइम पे। ओके, तो वही ना, डाल्टन के टाइम पे टेक्नोलॉजी कम थी तो वो नहीं जानता था इसके बारे में, पर आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी पूरी है तो हम जानते हैं। ओके, सो ये इसका थर्ड पॉइंट था। फोर्थ एंड इसका फाइनल पॉइंट, जो इसकी फाइनल कमी थी कि डाल्टन ने क्या है, नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। यानी कि डाल्टन ने नाभिकीय अभिक्रियाओं की जानकारी नहीं दी थी। यानी डाल्टन ने क्या था, नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में कुछ नहीं कहा था। ठीक है, अब नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है? देखो, ये एक स्पेशल टाइप की अभिक्रिया होती है। इनमें क्या होता है कि जो परमाणु होता है ना, वो टूट भी सकता है। ठीक है, यानी कि डाल्टन ने क्या बताया कि परमाणु को कभी और नष्ट नहीं किया सकता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा परमाणुओं को नष्ट भी किया जा सकता है। परमाणु टूट करके और छोटे परमाणु अभी टूट सकता है। ओके, तो ये चीज भी संभव हो जाती है। ठीक है, तो डाल्टन ने इनके बारे में कुछ नहीं बताया, ये तो बताया कि हाँ अभिक्रिया कैसे होती है, थोड़ा बहुत उसने आइडिया दिया हल्का फुल्का कि हाँ भाई तत्व एक निश्चित पूर्ण संख्या अनुपात में जुड़ेंगे और यौगिक बन जाएगा। ठीक है, लेकिन उसे नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में वो कुछ नहीं जानता, जिसमें परमाणु टूट भी सकता है। एक बड़ा परमाणु है, छोटे परमाणु टूट सकता है। ओके, तो ये चीज संभव है कि परमाणु को नष्ट भी किया जा सकता है आज के टाइम पे, लेकिन डाल्टन ने ऐसा मना किया था कि ऐसा हो नहीं सकता। तो ये सभी क्या थी, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां थी। ओके, पर वही था कि इन्हीं कमियों को फिर धीरे धीरे करके आगे एक्सपेरिमेंट होते गए, टेक्नोलॉजी आती गई, हमने एक्सपेरिमेंट और किया और हमने सभी कमियों को दूर किया, और परमाणु की एक्चुअल संरचना अंदर से वो कैसा है उसके बारे में धीरे धीरे करके जानना, हमने पढ़ना शुरू किया। ओके, सो आज के टाइम पे अभी हम इतना तो जानते हैं कि जो परमाणु होता है वो सबसे छोटा कण नहीं है, बल्कि परमाणु से अंदर भी एक छोटा कण है और भी छोटे कण है जो पाए जाते हैं, जिसमें कौन कौन से हमारे मेन 3 कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको उप परमाणु कणों के नाम से जाना जाता है। और यही हमें आगे डिटेल में हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, कि परमाणु की जो संरचना है, कि परमाणु के अंदर वो कैसा दिखता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, वो कितने पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, उन सब के बारे में पढ़ना ही इस चैप्टर का मेन काम है। तो परमाणु की संरचना बिल्कुल नाम के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। परमाणु की आंतरिक संरचना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो उसके मेन 3 कण हैं, उनके बारे में हम जानेंगे, जिनको उप परमाणु कण कहा जाता है। ओके, तो उनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, कि कैसे किन्होंने खोजा, क्या एक्सपेरिमेंट किया गया, इनके गुण क्या क्या थे। ओके, और उन सब के तरीके से परमाणु कैसा दिखता है, इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। ओके, तो इस चैप्टर का मेन उद्देश्य यही रहने वाला है। तो बहुत मजा आएगा आपको, बस आपको ऐसे बने रहना है और अच्छे तरीके से बस क्लासेस को देखना है। तो आई होप सभी को मजा आया होगा आज की क्लासेस में, जिसमें आज हमने परमाणु के बारे में जाना, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा, उसकी पूरी कमियां तक हमें अच्छे तरीके से समझ ली। ओके, सो आई होप सभी को मजा आया होगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करना एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको आज का क्लास वीडियो कैसा लगा। आपका जो फीडबैक है वो भी आप दे सकते हो, एंड यार टेलीग्राम चैनल पे जरूर कनेक्ट रहना, क्योंकि वहां पर आपको क्लास की PDF भी मिल जाएगा, एंड कोई डाउट आए तो आप वहां पर पूछ सकते हो, या फिर मेरे से इंस्टाग्राम ID पर भी पूछ सकते हो मेरे से। ओके, तो जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।